नमस्कार दोस्तों, 4 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। यू आर ब्रेवर देन बिलीव एंड स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। ये थॉट मैं रोजाना सुबह एक लेकर आता हूँ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपका जो दिन है वो एक बढ़िया सा दिन बन सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर सुबह अच्छी है तो शाम भी अच्छा ही होगा। सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला भी नहीं कहते। तो ऐसे में आपको सुबह सुबह थोड़ा सा मोटिवेशन लेना भी जरूरी होता है। तो देखिए, ये जो लाइनें हैं इनके बहुत ही बड़े मायने हैं जिन्हें आपको समझना जरूरी है। यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव। दैट मीन्स कि आपको नहीं पता कि आप कितने बहादुर हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं जिन लोगों ने किए, उन्हें पता ही नहीं था कि एक्चुअल में वो क्या कर सकते थे। ऐसे में आपको भी आपके बारे में शायद उतना नहीं पता है जितना आप कर सकते हैं। एंड स्ट्रोंगर देन यू सिम्स, और जैसा आपको लगता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग आप बन सकते हैं। एंड स्मार्टर देन यू थिंक, और जितना आपको लगता है कि आप इतने स्मार्ट हैं, तो कहीं ना कहीं आप उससे ज्यादा भी स्मार्ट हो सकते हैं, या फिर आपके अंदर उससे ज्यादा स्मार्टनेस ऑलरेडी है। बस जरूरत है तो उन स्मार्टनेस को किस तरीके से आप बाहर लेकर के आ सकते हैं, किस तरीके से आप उनको यूज कर सकते हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में जानने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं आप अपने बारे में जानेंगे, अपने आप को समझेंगे और बहुत ही बेस्ट करने की सोचेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी थॉट के साथ आज के अपने पहले प्रश्न को। और यहाँ पे पहला प्रश्न ये रहा। तो यहाँ पे पूछा गया सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका विनिवेश किया जाएगा किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत, एक सीपीएसई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आया है सीपीएसई, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। और दूसरी चीज, ये किस मंत्रालय के तहत आता है, आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका तो पहला आंसर तो हो जाएगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर ये आता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके अंडर में है, अभी आपको ये भी जानना चाहिए। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसी के अंडर में आता है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जिसे सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको गवर्नमेंट ने विनिवेश करने की घोषणा कर दी है। विनिवेश होता क्या है? तो एक ऐसी कंपनी जिसमें भारत सरकार की प्रतिभूतियां शामिल होती हैं, जिस पे भारत सरकार के शेयर्स लगे होते हैं। एक तरीके से वो 51% से ज्यादा हो सकते हैं, या 100% भी हो सकती है। अगर उस कंपनी में गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उनका पैसा लगे और प्राइवेटाइजेशन एक तरीके से किया जाए, तो प्राइवेटाइजेशन करने को ही यहाँ पर विनिवेश टर्म यूज किया जाता है। आपको पता होना चाहिए केंद्र सरकार ने प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब जो है बाहरी कंपनियां इसमें अपना पैसा लगा सकती हैं। इसके तहत सीईएल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग डीएसआईआर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक सीपीएसई यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। यानी कि जो सेल जो कंपनी है सीईएल, जिसे हम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बोलते हैं, ये कंपनी सीपीएसई है। इसका मतलब सीपीएसई कंपनी वो होती हैं जिनमें भारत सरकार के 51% से ज्यादा शेयर होते हैं। यानी कि जैसे अगर कोई कंपनी है, सपोज दैट रिलायंस, और रिलायंस का मालिकाना हक अभी तो मुकेश अंबानी के, अनिल अंबानी के पास में है, तो अगर भारत सरकार उसमें अपने 51% शेयर्स खरीदारी कर लेती है, तो ऐसे में वो कंपनी सरकारी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जिस कंपनी में भी सीपीएसई उसे बोला जाएगा जिस कंपनी में भी भारत सरकार की 51% से ज्यादा शेयर हैं। तो ऐसे में सीईएल को अब क्या किया जाएगा कि बाहरी पैसों का उसमें शेयर दिया जाएगा। यानी गवर्नमेंट अब इस कंपनी को नहीं चलाएगी, बल्कि उसमें कुछ अपने शेयर रखेंगी और बाकी के शेयर को वो सेल कर देगी। इसमें बताया गया कि इसकी जो बोली है वो 210 करोड़ से ऊपर की रखी गई है। यानी कि किसी को भी बोली लगाने के लिए अगर शुरुआत करना होगा तो 210 करोड़ से ऊपर के लिए करना होगा। तो इस तरीके से एक और कंपनी यहाँ पर सीईएल को प्राइवेटाइजेशन का रास्ता देखना पड़ा है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम का हाल ही में निधन हुआ, वह किस देश के विद्वान और सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे? तो हम प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम के बारे में बात करेंगे। ये बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध ज्ञाता थे, विद्वान थे, है ना, और ये सांस्कृतिक कार्यकर्ता भी थे। उनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको पता होना चाहिए कि 1952 में भाषा आंदोलन में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया था और 2018 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर इन्हें बनाया गया था। तो इस तरीके से इन्होंने एक ग्रेट पहचान बनाई थी। और जो भी प्रसिद्ध लोग होते हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ रहता है, उनको लेकर के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए निधन और नियुक्तियों से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, आप उसे जरूर याद रखें। इसके अलावा बता दूं कि इन्हें कुछ स्वतंत्रता पुरस्कार भी दिए गए। एक उच्च पुरस्कार, बांग्ला अकादमी साहित्य पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है। तो इस तरीके से बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे ये। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो देखिए, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी राज्य है और आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा रेखा यहाँ पर बनाता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि भारत के कई सारे राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ इस तरीके से अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। और भारत सबसे लंबा, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, इन सब के साथ बॉर्डर शेयर करता है भारत, लेकिन उन सबसे जो लंबी बॉर्डर शेयर होती है वो बांग्लादेश के साथ में होती है। इसके अलावा बांग्लादेश का पड़ोसी राज्यों की बात करें तो भारत और साथ में यहाँ पर हल्का सा म्यांमार का भी टच यहाँ मिलता है। बांग्लादेश भारत के कई सारे राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें आप बात करेंगे तो यहाँ पर होता है पश्चिम बंगाल, इधर के साइड में होता है सिक्किम, इधर के साइड में होता है असम, फिर यहाँ पे मेघालय और यहाँ पे त्रिपुरा और साथ में मिजोरम। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे राज्यों के साथ बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ का जो डायलिंग कोड है वो 880, जैसे इंडिया का +91 होता है वैसे यहाँ का +880 है। यहाँ की करेंसी बांग्लादेशी टाका बोली जाती है। कुल पॉपुलेशन की बात करें तो 16.5 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। वहीं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए शेख हसीना है और प्रेसिडेंट यहाँ के अब्दुल हमीद है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है। तो इस तरीके से बांग्लादेश के बारे में मैंने आपको इम्पोर्टेंट तथ्यों को बता दिया। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया है कि हर साल रासायनिक युद्ध में सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस यानी कि डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर कब मनाया जाता है? ठीक है, तो केमिकल वॉरफेयर जो कि बहुत ही घातक वॉरफेयर माना जाता है और जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन के तहत बैन लगाया गया है, क्योंकि ये एक तरीके से वॉर जो होता है इंसानियत के खिलाफ होता है। और इसी के रिमेम्बरेंस में हर साल 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि रासायनिक युद्ध के पीड़ितों के स्मरण दिवस जो है यह रासायनिक युद्ध के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि रासायनिक हथियार के खतरे को कम करने का एक उद्देश्य भी यहाँ पे रखा जाता है। क्योंकि देखिए, रासायनिक हथियारों का यूज करने से आप सामने से नहीं पता चलता कि दुश्मन ने किस तरीके के हथियार का इस्तेमाल किया है और वो मानवता के खिलाफ होता है। अगर यूनाइटेड नेशन की बात आई है तो हम यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ी जानकारी रख लेते हैं, जिसे हम यूएनओ के नाम से जानते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड नेशन में की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशन है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है दुनिया में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। इसके अलावा दुनिया भर में जितने भी देश हैं उन सब के बीच में फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना और उनके बीच में एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन को स्थापित करना इसका मेन मकसद होता है। इसीलिए जब कभी देश किसी देशों के बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा वहां पे बयान जारी किया जाता है। जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में होने वाले गलवान वैली में जो भी इंसिडेंट हुए उसमें यूनाइटेड नेशन ने भी अपने बातों को रखा था। और इस तरीके से दुनिया में दोबारा से वर्ल्ड वॉर शुरू ना हो जाए, इस चीज को मेंटेन रखने का काम करती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ फाउंडिंग कंट्री जो थे उनमें से प्रमुख कंट्रियों में से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, फ्रांस और बहुत सारे देश इसमें शामिल थे। इसकी जो सेक्रेटरी जनरल अभी के टाइम पे हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। जरूर आप इनका नाम याद रखें क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इनके नाम को भी पूछा जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के और सब्सिडरीज ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिसमें मेन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे WHO बोलते हैं, यूनेस्को है ना। तो इस तरीके से और भी प्रमुख संस्थाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें पूछा गया है महिला बैलन डी और पुरस्कार 2021 जीतने वाली एलेक्सिया पुटेलस किस देश से संबंधित है। तो ये है एलेक्सिया पुटेलस और ये स्पेन से संबंधित है। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक स्पेनिश फुटबॉलर है और इनको डी फुटबॉलर पुरस्कार के दौरान 2021 के लिए बैलोन डी और फेमिनिन से सम्मानित किया गया है। एक एडा हेगनबर्ग और मेगन रेपिनो के बाद FC बार्सिलोना की मिडफील्डर एलेक्सिया पुटेलेस को यह पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बन चुकी है। क्योंकि खेलों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और खासकर जब उसमें कोई अवार्ड कोई खिलाड़ी जीतता है तो उसको काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसे में ये पुरस्कार इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था और ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं, आप तो इनके बारे में जरूर जानते हैं, जिन्होंने पुरुषों में रिकॉर्ड 7वीं बार बैलन डी पुरस्कार को जीता है और वहीं ये महिलाओं में इनका पहला पुरस्कार है। बार्सिलोना के 19 वर्षीय पेड्री ने अंडर 21 आयु वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए कोपा ट्रॉफी भी जीता था। तो इस तरीके से इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। साथ में अब बात करते हैं स्पेन के बारे में। देखिए स्पेन जो है एक यूरोपियन कंट्री है, काफी ज्यादा डेवलप्ड है और मेडिटेरियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। साथ में इसके नॉर्थ में फ्रांस है और वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे पुर्तगाल है। इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ साथ अटलांटिक ओशन के साथ भी शेयर होती है और यहाँ पर एक आप देखते हैं स्ट्रेट बना हुआ है जो कि मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस स्ट्रेट का नाम क्या है जो यहाँ पर मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। उम्मीद करता हूँ आप जरूर पता होगा और आप मुझे बताएंगे। चलिए कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो हम स्पेन के बारे में जान लेते हैं। तो स्पेन की जो राजधानी है वो मैड्रिड है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर मैड्रिड ही है। स्पेन का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 5,05,990 किलोमीटर स्क्वायर में आता है, जबकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो 2019 के अनुसार 4,70,00,000 है। ठीक है, यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है क्योंकि एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है और यहाँ की जो राजकीय भाषा है वो स्पेनिश है। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है मैं आपको स्पेन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली आप ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो आपको एज अ जीके भी पता होना चाहिए और साथ में कई बार परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर नोट डाउन कर लें और याद कर लें। तो सबसे पहली चीज की स्पेन की शब्द की जो उत्पत्ति है वो स्पेनिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है खरगोशों की भूमि, लैंड ऑफ रैबिट्स। दूसरी चीज स्पेन जो है ये यूरोपियन यूनियन संघ का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला देश फ्रांस है और उसके बाद स्पेन है। वहीं कैनरी द्वीप समूह और उत्तरी अफ्रीका तट के स्पेनिश क्षेत्रों को सम्मिलित करने के उपरांत इसका क्षेत्रफल जो है वो लगभग 50 लाख तक हो जाता है वर्ग किलोमीटर। 47 मिलियन की जनसंख्या के साथ स्पेन जो है यूरोप का 5वां सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी कि अगर क्षेत्रफल से बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है और जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो इसकी स्थान 5वें नंबर पे आती है। चलिए इसके बाद देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक मानव सबसे पहले स्पेन में ही पैदा हुआ था और जो कि 32,000 साल पहले हुआ था। आज स्वतंत्र 21 देशों पर कभी स्पेन का शासन था। जिस तरीके से ब्रिटेन पूरी दुनिया में राज किया था उसी तरीके से स्पेन भी दुनिया भर के 21 देशों पर अपना शासन करता था। इसमें से मोरक्को, मैक्सिको, कोलंबिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना, वेनेजुएला आदि ऐसे तमाम देशों पर स्पेन का शासन था। आपको पता होना चाहिए कि स्पेन में लगभग 8,000 से अधिक समुद्री तट हैं क्योंकि मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन दोनों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। स्पेन की बात करें तो इसकी आधिकारिक भाषा स्पेनिश है जो कि मंदारिन के बाद दूसरी दुनिया की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। मंदारिन जो है वो चाइना में बोले जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है।
दुनिया भर में स्पेनिश बोलने वालों की संख्या लगभग 440 मिलियन है। स्पेन के सभी लोगों की मूल भाषा स्पेनिश नहीं है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 4 और आधिकारिक भाषाएं हैं। उसमें से कैस्टिलियन, कैटलन, बास्क और गैलिसियन भी होती है। इसके अलावा 3 अनौपचारिक भाषाएं भी यहाँ पर बोली जाती हैं, जिसमें अस्टूरियन, ओरोगेनेस और अरेंज, इस तरीके की भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। अभी ये जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं आप जरूर नोट डाउन करें और याद रखें। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में भी स्पेनिश बोली जाती है, जो कि स्पेन में बोलने वाले स्पेनिश लोगों से कहीं ज्यादा है। स्पेन के राष्ट्रगान में कोई शब्द नहीं है, ये काफी ज्यादा रोचक तथ्य है, क्योंकि स्पेन जो राष्ट्र मूल रूप से एक सैन्य मार्च था, जो कि 18वीं शताब्दी में इसे मान लिया गया। ठीक है, तो ये कुछ स्पेन के बारे में मैंने रोचक तथ्य आपको बताया। कैसा लगा ये रोचक तथ्य आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी मैं दूसरे देशों और दूसरी जगहों के बारे में भी जो इस तरीके के फैक्ट्स होते हैं जरूर लेकर के आता रहूंगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो हाल ही में सुर्खियों में था, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कोलकाता में जूलॉजिकल गार्डन जानवरों के बारे में एक जन जागरूकता पैदा करने वाला है, जिसमें सबसे अनोखी पहल की गई यहाँ पर गोद लेने की, यानी कि लोगों को मोटिवेट किया गया जानवरों को गोद लेने के लिए। आप जिस जानवर को गोद लेते हैं उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं और उस पैसे से उस जानवर की देखरेख की जाती है। तो चिड़ियाघर के अधिकारियों के अनुसार गोद लेने की फीस अब कम कर दी गई है और लोगों को हिरन, बाघ, चिंपैंजी जैसे लोकप्रिय जानवरों को भी यहाँ पर गोद लेने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। इसके अलावा कम लोकप्रिय पक्षियों को भी गोद लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे में लोग इन्हें जब गोद लेंगे तो डेफिनेटली इनकी सेवा अच्छे से की जा सकेगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो भारत में पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भारत में स्थित होता है। पश्चिम बंगाल जो है भारत का सबसे पूर्वी भाग है और यहाँ पर कोलकाता इसकी राजधानी है। बाकी जो राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होता है उसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, साथ में यहाँ पे सिक्किम और यहाँ पे असम के साथ इसका बॉर्डर शेयर किया जाता है। बांग्लादेश के साथ भी पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इसका जो फॉर्मेशन था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कोलकाता इसकी राजधानी है। कुल जिलों की संख्या यहाँ पर 23 है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा सीटों की संख्या 295 है। लोकसभा सीटों की संख्या 42 है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 16 है। चीफ मिनिस्टर यहाँ की ममता बनर्जी हैं। गवर्नर यहाँ के जगदीप धनखड़ जी हैं। अगर मैमल की बात करें तो फिशिंग कैट होती है। बर्ड यहाँ का व्हाइट थ्रोटेड किंग फिशर, जो कि आपने देखा होगा ऐसे लंबी लंबी चूंच वाला जो एक पक्षी होता है वो होता है। साथ में नेशनल पार्क यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क होता है, गोरुमारा नेशनल पार्क और सिंगालीला नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क में से एक है। तो बंगाल के बारे में भी आपको कुछ रोचक तथ्य मैं यहाँ लेकर के आया हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। आप जरूर इन्हें देखिए और लर्न भी करिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आजादी के पहले अंग्रेजी शासनकाल के दौरान 1911 तक भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। ठीक है, इसके बाद 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। पश्चिम बंगाल में स्थित हावड़ा रेलवे स्टेशन देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यह देश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी है। इसके अलावा दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से भी इसका नाम शुमार है। हावड़ा रेलवे स्टेशन में कुल 23 प्लेटफॉर्म है और जहां पे लगभग 600 पैसेंजर ट्रेनें हर रोज यहां पर गुजरती हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन ये माना जाता है। बंगाल का हावड़ा ब्रिज जो कि काफी ज्यादा फेमस है और कई बार आपने मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर और अदर जगहों पे आपने देखा होगा। ये दुनिया का सबसे व्यस्त कैंटिलीवर ब्रिज में से एक है। इस ब्रिज से रोजाना तकरीबन 1 लाख गाड़ियां गुजरती हैं। इसके अलावा पैदल लोग भी इसे पार करते हैं और लगभग 1.5 लाख लोग इसे हर रोज पार करते हैं। देश के नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा आदि जो तमाम बड़ी हस्तियां हैं बंगाल से ही बिलोंग करती हैं। देश की सबसे पहली जो मेट्रो रेल थी वो भी बंगाल के कोलकाता में चली थी। ठीक है, यहाँ पे ट्रामा ट्रेन और हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा के लिए भी ये देश काफी ज्यादा शुमार है। कोलकाता में स्थित ईडन गार्डन सबसे लंबा समय तक दुनिया का भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड रहा, लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो बन चुका है अहमदाबाद में, वो अब सबसे बड़ा यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम हो गया है।
आगे बात करते हैं, बंगाल में स्थित कोलकाता बंदरगाह देश का सबसे पुराना ऑपरेटिंग बंदरगाह है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पे अपना बंदरगाह बनाया था 1870 में। बंगाल में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा अब पूरे देश में मनाई जाती है और काफी ज्यादा फेमस भी है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाला रसगुल्ला, जिसे आप हमेशा ही पार्टियों में, शादियों में या फिर घर पे फंक्शन में खाते हैं, जिसका आविष्कार बंगाल में ही हुआ था। इसके आविष्कारक थे नवीन चंद्र दास। जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर इसके बारे में नहीं पता होगा, तो आप इसे जरूर जानिए और अपने जीके स्ट्रॉन्ग करिए कि नवीन चंद्र दास जो थे उन्होंने रसगुल्ले का आविष्कार किया था, जो कि बंगाल के कोलकाता में रहने वाले थे। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी सवाल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा सहकारी बैंक है और आपको पता होना चाहिए कि 1806 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाता था। बैंक ऑफ कोलकाता को भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना कमर्शियल बैंक बताया जाता है, जो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से मैंने कुल 10 फैक्ट बंगाल के बारे में बताया, वेस्ट बंगाल के बारे में बताया, और उम्मीद करता हूं कि ये सारे जो फैक्ट्स थे और जो भी आज के करंट अफेयर्स के समाचार थे वो सभी आपको काफी इंपॉर्टेंट लगे होंगे, काफी अच्छा लगा हो देखकर। तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, तथा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इस तरीके की जो भी तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता हूँ वो आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।